तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम 2 मई से होना है, मात्र 4 दिन अब शेष बच गए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस में जिस लेवल के आपके जीके जिस के प्रश्न आते हैं उसी के लेवल के जीके जिस के प्रश्न विथ फैक्ट्स के साथ आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना किसी तरीके पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया बताएं दोस्तों, तो ये आपका इंदिरा गांधी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनेता थी जिन्होंने 1966 से 1977 तक और 1980 में उनकी हत्या तक भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य जो किया था। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो आपका किससे संबंधित है। तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों के संबंध सेक्शन का उपबंध आपके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से संबंधित है। ठीक है, वीडियो में आगे फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दें परीक्षा का जो मौसम है आपका शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में आपकी कई परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आप सभी ने लगभग तैयारी शुरू कर दी होगी। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए जो आपका जो मॉक टेस्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। मॉक के बिना आपकी जो तैयारी है अधूरी है। तो अपनी सभी परीक्षाओं के लिए आप टेस्ट बुक पास के साथ 100% परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं। इसमें आपका 700 विभिन्न सरकारी परीक्षाओं के लिए 70,000 प्लस मॉक टेस्ट आपका शामिल किया गया है। किसी भी परीक्षा को क्रैक करें, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के समान स्तर के साथ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली मॉक टेस्ट सीरीज का उपयोग करके अपनी जो तैयारी है बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अतिरिक्त तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक के नए लॉन्च किए गए पास प्रो को चुन सकते हैं। इसमें टेक्स्ट बुक पास में प्रदान की गई सभी तैयारी सामग्री के अलावा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और लाइव टेस्ट जैसे अतिरिक्त प्रो विशेषताएं शामिल हैं। आप एक ही मॉक टेस्ट को असीमित बार दे सकते हैं। इसलिए आज से पास और पास प्रो दोनों पर सेल है। 2 वर्षीय जो टेस्ट बुक का जो पास है मात्र 224 रुपये में, और पास प्रो के लिए सभी छात्र 2 वर्षीय पास प्रो आपका 539 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों उत्पादों की अब तक की सबसे कम कीमत है। पहली बार पास प्रो की जो कीमत है 200 रुपये की कमी आई है। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो ये मौका आपसे चुके ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जाइए, डाउनलोड कीजिए, हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक आपका जीता था। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी की बात करेंगे तो आपका ओलंपिक 2000 में रजत पदक जीती थी, वो भी वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म आपके भारत में हुआ था। वो खेलों के इतिहास में सबसे सफल भारतीय महिला खिलाड़ी रही थी। 25 वर्ष की आयु में 2000 में सिडनी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग आपका होता है। ठीक है, तो आपका विटामिन B1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी के कारण आपका बेरी बेरी नामक रोग होता है, जिसे कि थायमिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन A की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम आपका रेटिनोल हो जाता है। और विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी आपका होता है विटामिन A की कमी से। इसके अलावा विटामिन 1 का रासायनिक नाम आपका थायमिन था, जो कि पानी में घुलनशील है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसका विटामिन B1 का मुख्य स्रोत की बात करेंगे तो गाजर हो जाएगा, चावल हो जाएगा, गेहूँ, दूध, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियाँ आपके विटामिन B1 के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा विटामिन B12 की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन हो जाएगा, पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B2 की कमी के कारण वजन घटना और जीभ और त्वचा में सूखापन का कारण होता है। इसके अलावा विटामिन B3 की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम आपका नियासिन हो जाएगा। ये भी विटामिन आपका पानी में घुलनशील है और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। इसके स्रोत की बात करेंगे तो आलू, बादाम, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियां इनके स्रोत हैं। इसके अलावा विटामिन B6 की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम आपका पाइरिडॉक्सिन हो जाता है, जो कि ये भी पानी में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा विटामिन B6 की कमी से शारीरिक विकास पर असर पड़ता है। इसका मुख्य स्रोत की बात करेंगे तो पत्तेदार सब्जियां और मुर्गा आपका इसके स्रोत है। इसके अलावा विटामिन B7 का नाम रासायनिक बायोटिन हो जाता है। ये आपका वसीय अम्ल संश्लेषण में सहायक होता है। इसका जो मुख्य स्रोत हैं आपके ताज़े फल हैं, हरी सब्जियां हैं, दूध है और अंडे हैं। अगला है विटामिन B9 की कमी से आपका फॉलिक अम्ल होता है। विटामिन B9 की कमी से आपका एनीमिया नामक रोग होता है और इसका जो मुख्य स्रोत है आपका सब्जियां और केला है। इसके अलावा विटामिन B12 की बात करेंगे तो रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है।
पानी में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु मौजूद होता है। और विटामिन B12 का जो मुख्य स्रोत है आपका मुर्गा है और दूध है। इसके अलावा विटामिन C का बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन K का पाइलोकोबिन आपका इसका रासायनिक नाम है। और ये आपका विटामिन B आपका वसा में घुलनशील रक्त का थक्का आपका इसकी कमी के कारण बनता है। इसके अलावा विटामिन D की बात करेंगे तो कैल्सीफेरॉल आपका इसका रासायनिक नाम है। विटामिन D का वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा विटामिन D की बात करेंगे तो इसकी कमी के कारण आपका रिकेटस नामक रोग होता है। ठीक है। और वयस्कों में अस्थि मृदुता होता है। ठीक है। इसका जो मुख्य स्रोत है घी है, अंडा है, मक्खन है, मछली का तेल है आदि है। ठीक है। चलिए अगला है ऑपरेशन गंगा है, जो कि किससे संबंधित है। तो आपका ये इसका राइट आंसर यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए। ये आपको हाल ही में मालूम होगा कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, उसमें फंसे भारतीय नागरिक को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक जो पहले भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो 4-5 दिन पहले आपका ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी आपका चलाया गया है। ये किस लिए चलाया गया है तो ये दोस्तों आपका सूडान में है, जो कि गृह युद्ध हो रहा है। वहाँ पर फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% छपने के चांस है कि ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला है कि विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1954 हो जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम है जो कि 1954 में लागू हुआ था भारत की संसद के द्वारा। चलिए अगला है कि MS 365 में प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है जो कि यूज किया जाता है। तो Ctrl+P का उपयोग हम लोग MS 365 में प्रिंट करने के लिए करते हैं। ठीक है। अगला है पंडित राम नारायण ने किस वाद्यन से संबंधित है। तो पंडित राम नारायण की बात करेंगे तो ये आपके सारंगी वाद्यन से संबंधित व्यक्ति हैं, भारतीय संगीतकार हैं। ठीक है। ये संगीत हैं, सारंगी संगीत जो आपका सारंगी जो आपका वाद्य यंत्र है उसको लोकप्रिय बनाने का श्रेणी को दिया जाता है। इसके अलावा उनका जन्म 1927 में राजस्थान के आमेर गांव में हुआ था। ठीक है। सारंगी की बात करेंगे तो एक झुका हुआ तार वाला वाद्य यंत्र है जिसमें त्वचा से ढका अनुनादक होता है। इसके अलावा और कुछ वादक हैं जो यंत्र से संबंधित हैं तो KR कुमारस्वामी अय्यर और आपका दुरई स्वामी अयंगर, ये आपका बीना संबंधित है। सितार वादक कौन कौन से हैं। सितार वादक में आपके रविशंकर आ जाते हैं, निखिल बनर्जी हो जाते हैं और हरिशंकर भट्टाचार्य और विलायत खान, ये आपके सितार वादन से संबंधित है। इसके अलावा तबला से आपका किशन महराज, अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन और निखिल घोष, ये आपके तबला से संबंधित व्यक्ति हैं। इसके अलावा गुलाम अली शाबिर खान और सुहाली यूसुफ खान और सुल्तान खान उस्ताद विंदा खान, ये आपके सारंगी से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। बांसुरी की बात करेंगे तो TR महालिंगम, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष आपके बांसुरी वादक से संबंधित व्यक्ति हैं। इसके अलावा सनाई वादक में देखें तो अनंतलाल, बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खान और S वालिस, ये आपके सनाई से संबंधित आपके व्यक्ति हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स हुआ है कि तापी नदी के बेसिन में कौन सा राज्य स्थित है। तो तापी नदी के बेसिन में आपका मध्य प्रदेश कौन सा राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तापी नदी की बात करेंगे तो मध्य भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक नदी है जो कि अरब सागर में मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा तापी नदी मध्य प्रदेश में दक्कन के पठार की गाविलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है और फिर पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा नदी की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर बहती हैं। इसके अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली जो अन्य नदियां हैं आपके तापी के अलावा नर्मदा हैं, साबरमती हैं, माही हैं, लूनी हैं और पेरियार नदी हैं। इस प्रकार राजस्थान तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत आपका नहीं आता है। तो ऑप्शन में अगर राजस्थान आपको दिया जाता है तो वह आपका गलत हो जाएगा। अगला है हवा महल है जो कि किस राज्य में स्थित है। तो हवा महल की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका जयपुर हो जाएगा। जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल की बात करेंगे तो इसे पैलेस ऑफ ब्रिज के रूप में जाना जाता है। हवा महल 1799 में बनाया गया था। किसके द्वारा। तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, लाल चंद उस्ताद के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे राजपूत वास्तुकला शैली में बनाया गया था।
हवा महल राजस्थान के झुंझुनू में खेतरी महल से भी प्रेरित था। ठीक है, चलिए अगला है आंगनबाड़ी है, जो कि किस मंत्रालय के तहत आता है? तो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी। ठीक है, वर्तमान में स्मृति ईरानी जी आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आपका कब लगा था? तो 1 जुलाई को लगा था, 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक की चीज़ों को बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी जो कि लगाया गया था। अगला है कि रोजगार कार्यक्रम मंत्रालय ने चलाया था। तो रोजगार कार्यक्रम की बात करेंगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा रोजगार कार्यक्रम आपके चलाए गए थे। अगला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर महालनोबिस मॉडल हो जाएगा। महालनोबिस मॉडल पर आधारित था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके अलावा इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकारा था और पीसी महालनोबिस इस मॉडल के वास्तुकार थे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना है जो कि कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का स्थापना आपका 1906 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 1906 हो जाएगा। आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में ये किया गया था। अगला है वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था और अपने समुदाय के विशेष सुरक्षा उपायों मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग किया था। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। 1930 में इकबाल ने फ्रंटियर प्रांत बलूचिस्तान, चिंद और कश्मीर के संघ का सुझाव दिया था, महासंघ के भीतर एक मुस्लिम राज्य के रूप में। इसके अलावा चौधरी रहमत अली ने 1935 में पाकिस्तान यानी कि बाद में पाकिस्तान शब्द का आविष्कार किया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान शब्द का जो प्रथम उपयोग है किसने किया था? चौधरी रहमत अली। अगला है कि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय योजना की परिकल्पना किया गया था। अगला है कि किसी कोशिका में होने वाले सभी अभिक्रियाओं के कुल योग को इस रूप में जाना जाता है, तो इसे उपापचय, ठीक है, उपापचय के रूप में जाना जाता है। किसी कोशिका में होने वाले सभी अभिक्रियाओं के योग को उपापचय कहते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए नए कार्बनिक पदार्थों को संश्लेषण का ऊर्जा प्रदान करता है और चयापचय अभिक्रियाएं उपापचय या कृत्रिम हो सकती है, जिसमें अणुओं को संश्लेषित करने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला है कि मोहिनीअट्टम किस हिंदू भगवान को समर्पित है? तो मोहिनीअट्टम आपका विष्णु भगवान से संबंधित आपके शास्त्रीय नृत्य है। केरल में उत्पन्न दो शास्त्रीय नृत्य रूप में से आपका मोहिनीअट्टम एक है, दूसरा कथकली है। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूपी मोहिनी शब्द से लिया गया है। इस शब्द का अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य। इसके अलावा डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की प्रथम महिला भी बनी थी। ठीक है, चलिए अगला है कि सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितना रजत पदक जीता था? तो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। भारत ने 2 रजत पदक जीता था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो कि 21 में खेला गया था। और टोक्यो ओलंपिक 2021 की भारत की पदक सूची देखें तो आपका भाला फेंक में स्वर्ण पदक आया था नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। कुश्ती 57 केजी में रवि दहिया ने रजत पदक जीता था। भारोत्तोलन में 49 किग्रा में महिला में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। एक आपका महिला एकल बैडमिंटन पीवी सिंधु ने भी कांस्य पदक जीता था। महिला वेल्टर डेट बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहन ने कांस्य पदक जीता। हॉकी भारतीय टीम ने भी कांस्य पदक और कुश्ती 65 केजी में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था। तो टोटल आपका 4 कांस्य आया था, 2 रजत और 1 स्वर्ण, टोटल 7 पदक आपके भारत ने जीता था। अगला है कि हर्षचरित पुस्तक किसने लिखा था? तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक आपके वान भट्ट हो जाएंगे। वान भट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक है जो कि लिखा गया था। वान भट्ट वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित संस्कृत भाषा में पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। ठीक है, इसके अलावा
कुछ और पुस्तकें हैं जिसकी लेखक महत्वपूर्ण हैं। कादम्बरी जो कि वानवट के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा हर्षचित्र भी वानवट के द्वारा। रत्नावली दोस्तों हर्ष के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा मेघदूत आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और मत विलास प्रशासन ये आपका महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि मनरेगा एक्ट कितने दिनों की काम करने की अनुमति देता है, तो 100 दिनों की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर आपका 100 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो दिसंबर 1916 के अधिवेशन में आपका लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है कि पोषण 2.0 किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण 2.0 आपका आता है, जिसके मंत्री का उल्लेख हमने ऊपर के वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बाफ्टा 2022 किसे दिया गया है, तो जोआना स्कैनलन। ठीक है, जोआना स्कैनलन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बाफ्टा 2022 का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा लीड एक्टर्स की बात करेंगे तो स्कैनलन को दिया गया है आफ्टर लव के लिए। लीड एक्टर की बात करेंगे तो विली स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए है। और लीड एक्टर तो बता दिए हैं, विली स्मिथ को दिया गया है। और मूल पटकथा के लिए आपका पॉल थॉमस एंडरसन को लिकोरिस पिज्जा के लिए दिया गया है अवार्ड। अगला है सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय आता है, तो कुमायूं हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतलज और काली नदी के जो बीच हिमालय स्थित है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से कहा जाता है। इसके अलावा काली और तीस्ता नदियों के जो बीच स्थित हिमालय है उसे नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता इसको याद रखिएगा। सतलज, काली, कुमायूं और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। तो इन सभी फैक्ट्सों को एक बार आप थोड़ा सा दिमाग दे के याद कर लीजिएगा। पंजाब हिमालय की बात करेंगे तो सिंधु और सरल नदियों के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। अगला है कि गर्म हवा के गर्म होने पर क्या होता है, तो हवा के गर्म होने पर यह आपका विस्तृत हो जाता है और हल्का भी हो जाता है। हल्का है कौन सा चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर आपका नहीं है, ऑप्शन में आपका एप्पल 2 दिया गया था जो कि 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर था। अगला है बारहसिंगा मुख्यतः किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आपका बारहसिंगा है जो कि पाया जाता है। और ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका असम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे जिनके अधीन सर्वोपरिता की नीति पेश किया गया था, तो गवर्नर थे आपके जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा आपका सर्वोपरिता की नीति का शुरुआत से दिया गया था। इसके तहत ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने दावा किया था कि इसके अधिकार सर्वोच्च या सर्वोपरि था, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक है। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 से 23 के रूप में भारत के पहले जनरल के रूप में कार्य किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ओडिसी के नर्तक हैं, तो केलुचरण महापात्र इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, केलुचरण जो महापात्र हैं यह आपका प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना हैं, गुरु हैं और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं, जिन्हें 20वीं सदी में इस शास्त्रीय नृत्य के पुनरुद्धार और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। और ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले ये आपके पहले भी व्यक्ति हैं। अगला है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नए गुजरता है, तो उड़ीसा आपका राइट आंसर है। लेकिन बात रही कि किस किस राज्य से होकर गुजरता है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा है जो कि गुजरता है। उसमें कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अगला है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कौन सा झील है, तो पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए इस अगला है कि कौन सा लो अयस्क बेल्ट लो अयस्क से संबंधित नहीं है, तो आपका केरल कर्नाटक जो बेल्ट है आपका लो अयस्क से संबंधित आपका नहीं है। भारत में जो लो अयस्क बेल्ट है वो आपका उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमगलुर बेल्ट है और आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है जो कि लो अयस्क से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में भारतीय संविधान में भाषाओं की सूची में संविधान के 10वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान में 8वीं जो अनुसूची है वो आपका भाषाओं से संबंधित है, उसी में जोड़ा गया था। और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में आपका 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि 1992 में
सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार किसने प्राप्त हुआ है? तो सत्यजीत रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है ईरान ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया इसके राइट आंसर हो जाएंगे और आपका उप विजेता आपका सौराष्ट्र हो जाएगा। अगला है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 आपका मानव रक्त का पीएच मान आपका होता है। यह प्रकृति में क्षारीय होता है और पीएच मान 7 को उदासीन माना जाता है। अम्ल का पीएच 7 से कम है और क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है, उसे क्षार कहा जाता है और 7 से कम वाले को अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत किस देश से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है नीतिक निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP। ठीक है, DPSP ये लिया गया दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है 19वीं शताब्दी के अवध का अंतिम शासक कौन था? तो मिर्जा वाजिद अली शाह आपके 19वीं शताब्दी के अवध के अंतिम शासक थे। अगला है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसके अलावा ये लाखों शरणार्थियों की ताकत, साहस और दृढ़ता को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।